है जी, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, 2m और 2n एक साथ है। अब सुनो बच्चों, सुनो, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम इकोनॉमिक्स के अंदर आज बैंकिंग के चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हैं और कुछ भी करके इस चैप्टर को हम खत्म करके मानेंगे। आज हमें खत्म करना है इस टॉपिक को। हम कल कर रहे थे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। हमने इसमें जो अभी तक पढ़ा उसमें सिर्फ एक मेन टॉपिक था, हाउ डज कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। उस टॉपिक को हमने अच्छे से किया था, उसका डिटेल हमने एग्जाम्पल सब कुछ डिटेल में किया। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आया सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। तो हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा, व्हाट इज सेंट्रल बैंक, हमने अच्छे से पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे हैं उसके फंक्शंस। और कल हमने उसके 3 फंक्शन किए थे। आई थिंक कल हमने उसके 3 फंक्शंस किए थे। और 3 फंक्शंस कौन से किए थे बताएगा मुझे कोई? पहला इश्यू ऑफ करेंसी, यस, बैंकर भी, एजेंट और एडवाइजर, बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अंदर 3 बातें आ गई। उसके बाद बैंकर्स टू एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक के अंदर मतलब जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत हो तो वहां जाके ले सकता है। और सुपरवाइजर का मतलब अगर कोई भी कमर्शियल बैंक को नई ब्रांच खोलनी है मार्केट के अंदर, कहीं पे भी नई ब्रांच खोलनी है या एक्सपेंड करना है बिजनेस को या नया बिजनेस खोलना है, यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। ये हमने कल तक पढ़ा था। ठीक है जी, आओ आगे चलें। एक और लिखे इसका हम इसके बाद, और फिर 2 खत्म करेंगे। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कंट्रोलर, CONTROER, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। ये फंक्शन इसका 4th फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। मेरी बात सुनो, पूरे फंक्शंस नहीं आएंगे, लेकिन वो जो आपने पढ़ा था ना बैंकर्स, बैंक, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, वो फंक्शन पेपर में कई बार आता है एडवाइस करने के। एक्सपीरियंस 4 नंबर में पूछता है वो, एग्जाम्पल के साथ बताओ 4 मार्क्स के अंदर ऐसा आता है, या 2 फंक्शन आ जाएंगे। आता है जरूर इसके अंदर पेपर। अगर वो नहीं आया, अब आने के चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि अगला टॉपिक कट गया है। इसलिए अब याद रखना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस पूरे बैंकिंग के चैप्टर में 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और पूरे मनी के चैप्टर में क्या था इंपॉर्टेंट बताओ? मनी का सबसे ज्यादा क्या था? सॉरी, मनी सप्लाई का टॉपिक था, जो लास्ट टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आज लिखो जल्दी से। सेंट्रल बैंक आल्सो कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री। अवेलेबिलिटी, अवेलेबल से होता है अवेलेबिलिटी, है ना। द सेंट्रल बैंक आल्सो कंट्रोल्स द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री। It always tries, कोशिश करता है, it always tries to avoid the unfavorable situations like inflation and recession. Inflation and recession. Sorry? Situations like inflation and recession, मतलब तेजी और मंदी। इन्फ्लेशन का मतलब तेजी, मतलब महंगाई। रिसेशन का मतलब मार्केट में मंदी होना। ठीक है जी, INFLATION, इन्फ्लेशन, और रिसेशन RECESSION, रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी का दौर, जब मार्केट में पैसा नहीं है, लोग मार्केट में खरीदारी के लिए जा ही नहीं रहे, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग धड़ाधड़ मार्केट जा रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है। ठीक है जी, महंगाई तभी बढ़ती है जब डिमांड बढ़ती है, और डिमांड तब बढ़ती है लोगों की जेब में पैसा होता है। और मंदी तब आती है, मंदी रिसेशन तब आती है जब लोगों की जेब खाली हो और लोग मार्केट जाने से कतराने लग जाए, जैसा कि अभी हो रहा है। अभी कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, लोगों की सैलरी कट के आ रही है, हर की सैलरी कट के मिल रही है ना, लोगों के पास पैसे नहीं है।
हर एक कोई बच रहा है खर्चा करने से। मुझ जैसा गरीब आदमी जब पहले 4 रोटी खाता था, अब 2 खा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 बचा ले। सच्ची है ये बात, सच बात है। मैंने खाने में 2 बार कर दिया, 2 बार। मतलब एक बार सीधा ब्रंच कर लो 1 बजे, और एक बार रात को 8 बजे खिचड़ी खा लो, ताकि अब ज्यादा नहीं खाओ, ताकि पैसे खर्च ना हो। आप समझ रहे हो बात? मतलब एक मुझ जैसा आदमी जो है वो भी इस मंदी का मार गया। उस मंदी ने उसको भी ये जो है डिस्टर्ब किया है। ये इस टाइम वो दौर चल रहा है। इस टाइम हर एक को पैसा कट के मिल रहा है। जो आपकी नॉर्मल इनकम थी, अब वो इनकम घट गई। अब उतनी इनकम नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, है ना। इस तरीके से काम हो रखा है। तो ये दोनों सिचुएशन जो होती है ना, इसके अंदर आरबीआई जो है ना बहुत बड़ा काम करता है। क्या करता है वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को और क्रेडिट सप्लाई को। कैसे करता है? ये सारे के सारे काम जो है ना मैं आगे पढ़ने थे। अगला टॉपिक यही था, हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई। वो हमने आगे पढ़ना था, और बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छा था, पढ़ना चाहिए था। पता नहीं क्यों छुटवा दिया, समझ नहीं आया। यानी जो भी आपने पढ़ा ना, जैसे बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? द इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक, यही होता है ना। अब देखो क्या होता है, जब मार्केट के अंदर रिसेशन चले, मंदी का दौर हो, मतलब पैसा कम है, पैसे की कमी है। देखो समझो क्या होता है कहानी। ये देखो मैं समझाता हूं थोड़ी सी कहानी, इसी में है ये पॉइंट। मान लो हम इसकी बात करें, बैंक रेट। अब मुझे बताना, मार्केट के अंदर इस वक्त पे क्या चल रहा है? मंदी चल रही है। फाइन। ये है सेंट्रल बैंक आरबीआई, मैं यहां लिखता हूं, ये है आरबीआई और ये है आपका। देखो समझने की बात है, होता क्या है, मार्केट में रिसेशन है, पैसे की जरूरत है, मीन्स पैसे की कमी है, लोगों के पैसा नहीं है। मार्केट में पैसा फूकना है, बस पैसा डालना है मार्केट में। प्रिंट करके नहीं डालना है, पैसा भेजना है मार्केट के अंदर। प्रिंट करके नहीं नोट्स भेज देने, पैसा मार्केट में आना है। मनी सप्लाई बढ़ानी है, ना कि प्रिंटिंग बढ़ानी है, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई बढ़ानी है, ठीक है। ये बैंक रेट जो है, ये मान लो 20% था। जब कभी भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो 20% चार्ज करता है, 20% इंटरेस्ट, ठीक है। फिर कमर्शियल बैंक आगे कस्टमर को लोन देता है। किसको? कस्टमर, हम लोगों को। अगर यहां ये 20% चार्ज करेगा तो वो आगे कितना चार्ज करेगा? 30%। तभी तो कमाएगा बीच में कुछ। अब मार्केट में रिसेशन है, मंदी का दौर है, मार्केट में पैसे को बढ़ाना है, तो ये क्या करेगा मालूम है? ये इसको गिरा के कर देगा 10%। जब ये 10% करेगा तो कमर्शियल बैंक इसको गिरा के क्या कर देगा? अब लोगों को लोन सस्ता मिलेगा, लोग लोन लेंगे, और लोन लेके क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे। कहा? मार्केट में। उससे क्या होगा? रिसेशन जो है ये अब क्या हो जाएगी? नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी। मार्केट में पैसा आ जाएगा, डिमांड जो है बढ़ने लगेगी, पैसा मार्केट में आ जाएगा, लोगों के अंदर शांति आ जाएगी। ये रोल प्ले करता है कौन? सेंट्रल बैंक। ऐसे ही मान लो मार्केट में अब क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बढ़ी है, लोगों की कमर टूट गई महंगाई की वजह से। और महंगाई पता क्यों बढ़ती है? जब पैसा बहुत हो जेब में, तेरे पास भी पैसा, मेरे पास भी पैसा, इसके पास भी पैसा, सारे खड़े हैं दुकानों में, भैया टीवी देना, भैया फ्रिज देना, भैया कार देना। अरे दुकानों में आग लग रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है, मतलब हर एक की जेब में पैसा है। मालूम अब ये क्या करेगा? अब ये इसको क्या करेगा? ये 20% से बढ़ा के क्या कर देगा? 30%। अब वो इस रेट को बढ़ा देगा, बैंक रेट को। बैंक रेट को बढ़ाने से क्या होगा? इसको भी बैंक रेट बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या करेगा? अब कस्टमर्स के पास पैसा कम जाएगा। जो किसी ने भी लोन लेना होगा वो कहेगा इतना महंगा लोन छोड़ दो यार। अगर किसी को घर बनाना होगा, मान लो घर बनाना होगा, गाड़ी लेनी होगी, बच्चों को कहीं बाहर भेजना होगा, वो कहेंगे यार रुक जाओ थोड़ा टाइम, इस टाइम तो बड़ी आग लगी हुई है यार मार्केट के अंदर। 40% पे लोन मिल रहा है, 40% पे लोन मिल रहा है, तो क्या करोगे? जो भी आपके थोड़े बहुत फैसले होंगे उसे टाल दोगे अगले साल के लिए या 6 महीने के लिए। जैसे जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग ये फैसले को टाल देंगे और पैसा लेने नहीं जाएंगे, जब पैसा घटेगा मार्केट में तो डिमांड अपने आप घट जाएगी। और डिमांड घटने से क्या होगा? जैसे ही डिमांड घटेगी फिर सिचुएशन क्या आ जाएगी? ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं रिसेशन का और इन्फ्लेशन का, कैसे कंट्रोल किया जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके पास, इसके पास। जैसे LRR,
जैसे LRR, मान लो अब ये बात खत्म करें, इसको खत्म करते हैं। आप कौन सा केस ले लो, LRR। पता है LRR क्या होता है? ये देखो, ये वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है RBI के पास, यही है ना, कुछ अपने पास और कुछ RBI के पास। अभी मान लो कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा है उसका LRR है 20%। कितना है? 20%। तो ये इसके पास मान लो 1 लाख रुपया है, तो 20% यहां चला गया, कितना चला गया? 20,000। तो कितना अवेलेबल है कस्टमर के लिए? 80,000। और मार्केट में चल रही है इन्फ्लेशन। मार्केट में क्या चल रही है? इन्फ्लेशन, महंगाई का दौर चल रहा है, मार्केट गंदे दौर से गुजर रही है, इन्फ्लेशन है। अब वन में क्या करेगा? वो LRR को बढ़ा देगा, वो इस 20% को बढ़ा के कर देगा 30%। द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द LRR। जैसे ही LRR बढ़ेगी, यहां क्या हो जाएगा? मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जैसे ही मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तुरंत लोगों की जेब से पैसा निकल जाएगा, और क्या होगा? इन्फ्लेशन हट जाएगी, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे ही अगर रिसेशन चल रही है, रिसेशन, मंदी का दौर चल रहा है, तो वो क्या करेगा? LRR को क्या करेगा? और घटा देगा। LRR को 20% से घटा के 10% कर देगा, मार्केट में पैसा फूंक देगा, लो उठाओ पैसा। यानी 1 लाख के अंदर से 90,000 देना शुरू हो जाएगा कस्टमर को, मार्केट में पैसा ही पैसा आ जाएगा, चांदी ही चांदी हो जाएगी। क्या होगा? हट जाएगी सिचुएशन रिसेशन की। इस तरीके से गेम खेलता है। ये सिचुएशन, ये पढ़ने का बहुत अच्छा टॉपिक था यार, इसको इन्हें हटाना नहीं चाहिए, अगला टॉपिक था। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है? मतलब ये तो आ गया ना, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। RBI कंट्रोल्स द क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द मार्केट। दोनों ही सिचुएशन जो होती है अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, ना तो इन्फ्लेशन मार्केट में होना चाहिए, ना रिसेशन होनी चाहिए। इन दोनों के टाइम पे RBI जो है वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। लेकिन कैसे करता है, जैसे मैंने आपको समझाया ना एग्जांपल देके, कैसे कैसे करता है, ये अगला टॉपिक था जो इन्होंने कंजरा हटा दिया इसके अंदर से, किताब में से कंजरा ने काटता टॉपिक, जबकि कटना नहीं चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें मजा आता है करने से, ये साइकिल सा बन जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, फिर ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है टॉपिक, इसको रट्टा नहीं मारना पड़ता। चलो हो गया जो खत्म, अब आगे चलो, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट टॉपिक करें, इसके बाद आगे करें। ये सब मैंने छुड़वा दिया, ये सारा कट गया। एक अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अब बस इतना ही था। अगला लिखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, पॉइंट नंबर 5। आप ये एग्जांपल दे सकते हो इस पॉइंट में ना, जहां आपने लिखा था ना, छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने बनाया, इन्फ्लेशन का भी और रिसेशन का भी। जगह छोड़ दो, चार लाइनें छोड़ दो, नया इस पॉइंट के बाद 4 लाइनें छोड़ देना। यही एग्जांपल ऐसे ही बना के दिखा देना, ठीक है जी, इन्फ्लेशन का भी और रिसेशन का भी। आगे चलो, पॉइंट नंबर कौन सा है? 5 लिखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, रिजोर्ट रिजोर्ट या रिजोर्ट RESORT। अब पता क्या है, ये इसका कोई मतलब खास है नहीं, लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत है। ये ऐसा लगता है बच्चों को कि पता नहीं क्या पूछ लिया, कौन सा फंक्शन है ये, इसका मतलब से छोटा सा हिंदी में समझाता हूं क्या मतलब है। इसका मतलब है सबसे आखिरी के अंदर कमर्शियल बैंक के जब सारे काम खत्म हो जाए ना, एक कमर्शियल बैंक को मान लो पैसा चाहिए, सबसे पहले कमर्शियल बैंक ट्राई करता है पैसे की कस्टमर के पास, कि जो भी पैसा कमर्शियल बैंक को चाहिए लोगों को लोन देने के लिए, वो कस्टमर से आ जाए, डिपॉजिट आ जाए। कभी कभी कमर्शियल बैंक से फोन भी आता है, हाँ जी आपको कोई FD करवानी है, हम अच्छा रेट दे रहे हैं। आपने सुना होगा, क्योंकि आपको फोन भी आया होगा, ऐसा फोन आता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक्चुअली में उनकी कोई प्लानिंग होती है लोन देने की किसी को। मान लो गुरलीन ने अप्लाई कर दिया 10 करोड़ के लोन के लिए, और कमर्शियल बैंक के पास अपना जो फंड है वो 9 करोड़ है, और कमर्शियल बैंक को 1 करोड़ लेना पड़ेगा किससे? RBI से। लेकिन वो पहले RBI के पास नहीं जाता, सीधा RBI के पास नहीं जाता, पहले वो कोशिश करेगा इशू को फोन करने की। इशू को फोन करके बोलेगा कि आप 50 लाख की FD करवा दो, हम आपको 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे देंगे। जब 7% रेट है मार्केट में, हम आपको 9% दे देंगे ब्याज, आप आ जाओ। तो शायद इशू के पास पैसा पड़ा होगा, वो भाग के चली जाएगी और करवा देगी FD। ऐसा भी हो जाता है। मान लो उसको इशू से पैसा नहीं मिला, मान लो उसको नया से पैसा नहीं मिला, फेल हो गया, कमर्शियल बैंक के पास कोई नहीं बचा कुछ भी, फिर वो जाएगा दूसरे साथी के पास, अपने किसी और दोस्त के पास, यानी किसी और कमर्शियल बैंक के पास। जैसे BOB है,
वो भागा भागा जाएगा किसके पास? SBI के पास। अरे भाई तू लोन दे दे थोड़ा मेरे को आगे देना है कस्टमर को, अच्छा कस्टमर है, गारंटेड रिटर्न है, पैसा डूबेगा नहीं। तो SBI क्या करेगा? 1 करोड़ रुपए उठा के दे देगा किसको? BOP को। ये हो गया दूसरा। मान लो ये भी नहीं मिला, मान लो कि SBI ने भी मना कर दिया पैसे देने से। जैसे आप लोगों को पैसा चाहिए तो क्या करते हो? पहले आप अपनी जेब टटोलते हो, फिर अपने घर वालों को टटोलते हो, हाँ भाई तुम्हारे पास कुछ है। फिर नहीं मिले तो कहां जाते हो? बैंक में लोन लेने के लिए। यही करते हैं ना घर के अंदर अक्सर हम, ऐसे ही बैंक करता है। पहले बैंक अपनी जेब देखता है, उसके पास कितना फंड पड़ा है जब लोन देना होता है किसी को। फिर अपने दोस्तों को चेक करता है, SBI को या दूसरे बैंक को। अगर उसे लगे कि उसे कहीं, हर एक बैंक नहीं देता है लोन, उसके कुछ दोस्त होते हैं, कुछ बैंक होते हैं जो आपस में ट्रस्ट करते हैं और ऐसी डीलिंग करते हैं। वो अपने दोस्तों को चेक करेगा, हमें तो देगा पैसे मेरे को। अगर उसका दोस्त उसका पैसे दे देगा तो वो नहीं जाएगा RBI के पास। लेकिन अगर उसे कहीं से पैसा ना मिले और इसने अप्लाई कर दिया 10 करोड़ के लोन के लिए और पैसा चाहिए, तो फिर सबसे लास्ट जो उसका चांस होता है वो होता है क्या? RBI। यही मतलब है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मीन्स when commercial bank is failed from everywhere and not getting the money from anywhere, then at last the RBI will help the commercial bank. उसकी जो आखिरी जो उसकी वो क्या बोलेंगे इसको, आखिरी उम्मीद, यस बिल्कुल ठीक वर्ड है, आखिरी उम्मीद जो उसकी है, वो आखिरी उम्मीद जो है वो है RBI। ये मतलब है यहाँ इस वर्डिंग का, ठीक है? लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट, ठीक है? लिख लो जल्दी से आप, लिखो आप। when commercial bank utilizes all of their funds, when commercial bank utilize all of their funds and unable to meet their requirement, then in that case commercial bank will approach बोलो क्या? yes, to central bank. Then in that case commercial bank will approach to central bank, which will give him loan, which will give him loan and advance, as lender of last resort. ठीक है जी, ये इसका मतलब है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब आखिरी उम्मीद। कमर्शियल बैंक की आखिरी उम्मीद होती है सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक भी बना कर दे तो फिर कमर्शियल बैंक को डीलिंग नहीं कर सकता, फिर उसके हाथ में कुछ नहीं। सबसे लास्ट उम्मीद क्या होती है? उसकी सेंट्रल बैंक। ये इसका मतलब है। आगे लिखो, इसी तो इसमें आगे लिखो, सेंट्रल बैंक हेल्प द कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक help the commercial banks by discounting BOE। ये तो पता है ना आपको क्या होता है? by discounting bill of exchange। ये भी कर सकता है, ठीक है जी। अगर कमर्शियल बैंक के पास कुछ बिल पड़े तो लेके जाके डिस्काउंट भी करवा सकता है और पैसा ले सकता है। ये फैसिलिटी भी देता है कौन? सेंट्रल बैंक। किसको? कमर्शियल बैंक। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। लास्ट, सबसे लास्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस, क्लियर करना, CLEARNG, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, RING, क्लियरिंग, CLEARING, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियर करना। क्लियरिंग हाउस क्या बोले? क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस,
क्लियरिंग, ठीक है यार, बोल ले, ठीक है यार, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये भी एक फंक्शन है इसका सेंट्रल बैंक का। जितने भी चेक आप लोग इश्यू करते हो ना, जो भी चेक आप इश्यू करते हो, आप तो करते हो बैंक टू बैंक, कमर्शियल बैंक। तूने आरबीआई का ना उसका एसबीआई का चेक दे दिया इसको, इसने जाके बीओबी में डाल दिया, इसने आगे दे दिया उसको, उसने जाके डाल दिया एचडीएफसी में। यही चलता है सारा दिन। ये जो चेक्स होते हैं तो होते हैं विद इन कमर्शियल बैंक्स, लेकिन आपको मालूम नहीं कि जो भी चेक है ना आप इश्यू करते हो वो जाते हैं पहले आरबीआई, वो आरबीआई के थ्रू क्लियर होते हैं। जब तक आरबीआई चेक को क्लियर नहीं करता बैंक पेमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए जब आप चेक डिपॉजिट करते हो किसी बैंक के अंदर, उसको क्लियर होने में लगते हैं 4 दिन। कभी नोट किया? 4 दिन लगते हैं। कभी आपके कोई चेक मिले ना आपको, कभी आपको कोई चेक मिले और आप उसको जमा कराओ अपने अकाउंट में, इट विल टेक 4 days टू मनी टू कम इन योर अकाउंट। 4 दिन लगते हैं पैसे को आपके अकाउंट में आने से। वो बोलते हैं क्या है, वो बोलते हैं अंडर क्लियरिंग चल रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आपका पैसा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगर किसी और बैंक का चेक है, मान लो आपका अकाउंट भी बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आपका अकाउंट भी बैंक ऑफ बड़ौदा में है, आपने एक चेक लिखा मनीषा को दे दिया 5000 का, उसको लगेंगे 5 सेकंड। जैसे ही अपने अकाउंट में जाएगी, चेक जमा कराएगी, पैसा आपके अकाउंट से निकलेगा और इसके अकाउंट में चला जाएगा। दैट इज इंटरनल बैंक, बैंक के अंदर अंदर। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं, यानी इसका अकाउंट एसबीआई में है और आपका अकाउंट बीओपी में है, आपने चेक लिखा मनीषा 5000 और इसको दे दिया, ये जाएगी अपने अकाउंट में जमा करवाएगी, तो इसको पैसा मिलेगा 4 दिन के बाद। या जब भी डिफरेंट बैंक आएगा तो इसका बैंक आप उस चेक को पता है कहां भेजेगा क्लियर होने के लिए? आरबीआई के पास। और आरबीआई आपका अकाउंट चेक करके उसमें लिखेगा क्लियर और स्टैंप लगाएगा और वापस भेज देगा इसके बैंक को, तब इसको पैसा मिलेगा। कि दूसरे बैंक से अकाउंट चेक करने का हक सिर्फ आरबीआई को है। आई बात समझ में? यानी आपका अकाउंट था बीओपी में, इसका अकाउंट था एसबीआई में, आपने चेक लिखा अपने अकाउंट से, इसने जमा करवाया एसबीआई में। एसबीआई बीओबी का अकाउंट चेक नहीं कर सकता ये पैसा है या नहीं, वो चेक कौन करेगा? आरबीआई। ये जो इसका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका अकाउंट खोले और चेक कर ले बीओबी में कितना पैसा पड़ा आपके अकाउंट में। उसे ये चेक भेजना पड़ेगा आरबीआई को। आरबीआई चेक करेगा आपके अकाउंट को, देखेगा हाँ दीदी के अकाउंट में पैसा है तो लिखेगा क्लियर, और उसे लगा कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो लिखेगा बाउंस्ड, और वो चेक बाउंस होकर वापस उसके पास आ जाएगा और लड़की आपके पास आएगी, पैसा तो था नहीं, चेक दे दिया, पैसा तो था नहीं, ये करेगी। ऐसे करते हैं ना, ये सारी बातें होती हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन, मतलब जो चेक क्लियर करने का काम है ना, जो चेक क्लियर करने का काम है, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के चेक जो क्लियर करने का काम है वो भी आरबीआई करता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है जी। चलो लिख लो फटाफट जल्दी से। ऑल द कमर्शियल बैंक्स all the commercial banks have their accounts with central bank. Have their accounts with central bank. हर एक बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक में होता है, क्योंकि पापा कौन है? सेंट्रल बैंक ही तो है, तो सब बच्चे हैं, इन सबका पापा तो सेंट्रल बैंक है ना। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने आप से कुछ कर भी नहीं सकते, इनका सबका खाता कहाँ होता है? वहां पे होता है, सेंट्रल बैंक में, ठीक है जी। आगे लिखो, द सेंट्रल बैंक कैन द सेंट्रल बैंक कैन इजिली settle the claims of these banks against each other simply by transferring money from one account to another. Against each other simply by transferring money from one account to another.
दिस मेथड ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन. दिस मेथड ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन. ठीक है ना. ये तो हो गया चेक की बात. देखो इधर, ये तो हो गई चेक की बात. ये तो चेक की बात थी मनीषा और धृति के बीच में. चेक की बात. कभी कभी बैंक से पैसे लेते हैं. ठीक है. मान लो एसबीआई से पैसे लेके आया था लास्ट टाइम, मैंने बोला पैसे की जरूरत पड़ी लेके आया, अब क्लियर नहीं कर रहा है. अब एसबीआई पैसे मांग रहा है, यार पैसे दे दे वापस, यार 1 करोड़ लेके गया था और व्यू देता हूं. तो अब एसबीआई कंप्लेंट करेगा किसको? आरबीआई को. बोलेगा 1 लाख की मैंने उसको 1 करोड़ की हेल्प की थी और आज मेरे पैसा वापस नहीं कर रहा, इज नॉट रिफंडिंग माई मनी, और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं. तो आरबीआई इसको क्या बोलेगा? सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स. सारे डॉक्यूमेंट मुझे सील करके भेज दो. अब सुनो ना, लास्ट टाइम याद है जब ये लोन लेने गई थी और पैसे नहीं थे. मान लो ये लोन लेने गई और पैसा नहीं था, एसबीआई ने हेल्प कर दी, पैसा दे दिया. ठीक है. अब जब सेटलमेंट की बारी आई तो एसबीआई को पैसा चाहिए और बीओबी क्या बोलता है? रुको भाई, पैसा नहीं है, थोड़ा रुक जाओ. और एसबीआई वाले ने कंप्लेंट कर दी आरबीआई को, मैंने 1 करोड़ की हेल्प की थी, पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है और अब ये मेरे पैसे नहीं वापस कर रहा है. तो पता फिर आरबीआई क्या करेगा? बोलेगा डॉक्यूमेंट भेज दो. और अगर वो देखेगा कि डॉक्यूमेंट सही हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ रिटर्न में है, एवरीथिंग इज प्रॉपरली डन, तो वो क्या करेगा? उसके बीओबी के रिजर्व से पैसा निकालेगा. मालूम है कौन सा रिजर्व? बोलो कौन सा रिजर्व होता है? सीआरआर. सीआरआर में से पैसा निकालेगा और एसबीआई के अकाउंट में डाल देगा. ये भी करता है आरबीआई. यानी 2 बैंकों में अगर झगड़ा हो जाए और एक दूसरे की सेटलमेंट ना करें तो हर बैंक का पैसा पड़ा होता है उसके पास. कौन सा पैसा? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. वो जो एलआरआर का पार्ट था, याद है? एलआर के 2 पार्ट होते हैं, एक एसएलआर और एक सीआरआर. मालूम है? अगर 2 बैंकों में आपस में झगड़ा हो जाए ना तो उसमें भी आरबीआई आता है. बात शर्त है कि डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए. आप आगे पढ़ोगे 2 बैंक आपस में क्या क्या डीलिंग करते हैं, एक चैप्टर आपके पास आएगा, उसमें आप पढ़ोगे कि 2 बैंक बीएसटी के अंदर लास्ट में जाके 2 बैंक आपस में डीलिंग करते हैं 1 मिनट क्रेडिट के ऊपर भी. कभी कभी ऐसा होता है कि 1 मिनट के लिए भी उधार लिया जाता है, 1 मिनट के लिए, कभी कभी 1 दिन के लिए है, और उसका भी इंटरेस्ट रेट होता है. आप सब पढ़ोगे ये. और कभी कभी 1 दिन के लिए सुबह लेते हैं और शाम को वापस कर देते हैं. बैंक आपस में ऐसे डीलिंग करते हैं, आपको पता नहीं चलता है एक बैंक दूसरे बैंक से क्या क्या डील करता है. आप सब पढ़ने वाले हो बीएसटी के अंदर. एक टॉपिक आएगा बीएसटी में, वहां पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. वहां एक टॉपिक आने वाला है बी बुक में, आपकी पार्ट बी में, जो कि अच्छा खासा टॉपिक है. तो इस तरीके से भी आरबीआई हैंडल करता है. यानी अगर 2 बैंकों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और दोनों बैंकों का पैसा किसके पास पड़ा है? आरबीआई के पास. क्योंकि पापा तो वही है, ये तो सब बच्चे हैं ना छोटे वाले. तो पापा क्या करेंगे? लड़ाई सुलझा देंगे. ये पकड़ तेरा पैसा तू ले और तू जा, लड़ो मत आपस में. क्योंकि दोनों का पैसा कहां पड़ा है? आरबीआई के पास. कौन सी फॉर्म में पड़ा है? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो फॉर्म के अंदर. वहां से पैसा उठाएगा और यहां डाल देगा. चल हो गया सेटल. लेना ही पड़ेगा, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा. वो लीगल है. उस रेशियो का नाम है लीगल रिजर्व रेशियो. वो तो लीगली रखनी पड़ेगी, ये तो बैंक बंद हो जाएगा. तो वहां पैसा नहीं देगा. बीओबी ने वहां मना किया तो उसने इनडायरेक्टली उठा के उसको दे दिया. अब बीओबी को पैसा डालना पड़ेगा अकाउंट के अंदर. आई बात समझ में? इस तरीके से भी सेटलमेंट करता है कभी कभी आरबीआई. ये भी दिमाग में रखना. यहां खत्म हो गया टॉपिक फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. अब लास्ट टॉपिक करें डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, और खत्म करते हैं आज इसको. इस चैप्टर को खत्म करें. बस डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक लिखो. मीनिंग मतलब बेसिस, फिर लिखो सेंट्रल. लिखे पहले, हाँ सेंट्रल, और फिर कमर्शियल. लो बेसिस, बेसिस बेसिस. इसमें पहला लिखो मीनिंग. अब मैं बार बार नहीं लिखवाने वाला, अपने आप लिख लो. बेसिस के अंदर पहला मीनिंग लिख लो. ये आपको मीनिंग अच्छे से आता है. यू नो द मीनिंग वेरी वेल. क्या होता है सेंट्रल बैंक और क्या होता है कमर्शियल बैंक. बार बार लिखवा के आप मेरी बेइज्जती नहीं करवाओ. फिर दूसरे पॉइंट में लिखो नोट्स इश्यू.
मीनिंग लिख लिया आप लोगों ने? 2 लाइन छोड़ दो यार, लिख देना घर जाके यार, मीनिंग 2 लाइन में आ जाएगा। मीनिंग के बाद लिखो नोट्स इशू। बोलो इसमें क्या लिखो? इट हैज द मोनोपोली राइट टू इशू द नोट्स। और इसमें क्या लिखो? इट हैज नो पावर टू इशू द नोट्स। लिख लो इट हैज मोनोपोली राइट, इसके पास अकेले के पास है अधिकार। इसके पास इट हैज नो पावर, इट हैज नो लीगल पावर टू इशू द नोट्स। ये इशू नहीं कर सकता चाह के भी। हाँ, अगर नकली मशीन लगा ली जाए तो फिर हो सकता है, कुछ लोग करते हैं। ओके, नंबर्स। मोनोपोली राइट, एकाधिकार मतलब अकेला राइट। मोनोपोली मार्केट पढ़ा था ना आपने? मोनोपोली मार्केट, वहीं से आया मोनोपोली राइट। ठीक है जी, हाँ जी, आ जाओ। नंबर्स बोलो कितने होते हैं सेंट्रल बैंक कंट्री में? और वो मैनी होते। लिख दो, जल्दी लिख दो। देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक। और यहां क्या लिखोगे? किसमें? देयर आर सो मेनी कमर्शियल बैंक्स, there are so many commercial banks। लो जी, अच्छा अगला लिखे बैंकर। इट इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। इट इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। और इसमें क्या लिखें? इट डील्स विद पब्लिक ओनरशिप। और ये खत्म क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? खत्म करने वाले क्लास, हमें बता देते टाइम हो गया। ये देखो, ऑन बाय गवर्नमेंट, ये सब अलार्म रखे हैं हमने। जैसे टाइम हुआ देखो 3 बजे, इसने बोलना शुरू कर दिया। मैं खा के आया बच के, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है पुराना खाने के बाद। ठीक है, और ये पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर, दोनों। कैन बी ऑन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी, लो जी, बस यही इसका डिफरेंस था। भगवान की दया से बैंकिंग खत्म हुआ। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है गवर्नमेंट बजट। हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर गवर्नमेंट बजट स्टार्ट करेंगे। 6 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है जी, अरे सुनो मेरी बात, अभी बातें नहीं, पहले सुनो। हम इसके बाद कल गवर्नमेंट बजट स्टार्ट करेंगे। फाइन, इको में टेस्ट नहीं हुए और इको में टेस्ट देने के मूड में भी नहीं हो। आज इको के अंदर 6 चैप्टर खत्म हो गए, 16 नंबर की तैयारी कंप्लीट हो गई और अगले 3 दिन के अंदर 22 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ये 3 दिन का, और उसके अगले 3 दिन में 28 नंबर की हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट बजट के बाद हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम इसमें सिर्फ 1 यूनिट छोड़ेंगे, बाकी सब कर देंगे। ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे बच्चों, कल मिलेंगे।